नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले एक घंटे में बात करेंगे ऐसी ही बड़ी खबरों की और इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। बात करेंगे गुजरात चुनावों की, जहां प्रचार अब अपने आखिरी दौर में है। साथ ही साथ बात करेंगे कि दिल्ली की सियासत में सत्येंद्र जैन से जुड़े हुए जो खुलासे हैं, उस पर जो जांच रिपोर्ट आई है उसके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात होगी बंगाल के सियासत की भी, होंगे और भी कई सारे सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। गुजरात में दूसरे चरण के लिए 93 विधानसभा सीटों पर प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांकरेज में चुनावी सभा को किया संबोधित। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भी अंतिम चरण के मतदान के लिए कर रहे हैं जोर शोर से प्रचार। दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। रविवार को 250 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। वार्डों के परिसीमन के बाद राजधानी में पहली बार हो रहे हैं नगर निगम के चुनाव। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने में लगाया जी जान। दिल्ली के एलजी द्वारा गठित जांच पैनल का बड़ा खुलासा। तिहाड़ जेल में बंद आप सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए सरकार ने नियम कायदों को ताक पर रखा। विशेष सुविधाओं के साथ परिवार के लोग वक्त बेवक्त और अनचाहे तरीके से मिला करते थे मंत्री सत्येंद्र जैन से। बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने पूछे सवाल, क्या यही है अलग तरह की राजनीति। और सुप्रीम कोर्ट ने वैज्ञानिक नंबी नारायणन मामले में 4 आरोपियों की अग्रिम जमानत देने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को किया खारिज। इसरो की जासूसी के मामले में नारायणन को 1994 में फर्जी ढंग से फंसाने का था मामला। तो सबसे पहले गुजरात की सियासत की बात करेंगे, गुजरात के चुनावों की बात करेंगे। और गुजरात में अब चुनावों में प्रचार के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी रह गया है। आज सेकेंड लास्ट डे है और गुजरात में रैलियों का बड़ा रेला देखा जा सकता है। चुनाव प्रचार का सुपर शुक्रवार कहा जा सकता है आज, क्योंकि लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है और गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर है। सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल थम जाएगा चुनाव प्रचार, तो इसलिए सभी दल जी जान से जुटे हुए हैं मतदाताओं तक पहुंचने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सभी दलों के दिग्गज नेता आखिरी दौर के चुनावों में लगातार जुटे हुए हैं। कांग्रेस पाटन और आनंद जिले की सोजित्रा तहसील और अहमदाबाद के सरसपुर इलाके में आज पीएम की जनसभाएं हैं। कल प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था, जो कि 16 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा। तो लगातार प्रधानमंत्री लोगों तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की भी आज 3 जनसभाएं और एक रोड शो है। शाह की मेहसाणा, वडोदरा और अहमदाबाद में जनसभाएं हैं। पुरुषोत्तम रूपाला, गजेंद्र सिंह शेखावत, स्मृति ईरानी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी गुजरात में अपनी पूरी ताकत लगा दी है, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है मतदाताओं तक पहुंचने के लिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात में लगातार अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। कल उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, रैलियों को संबोधित किया था। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल, इमरान प्रतापगढ़ी सहित अन्य नेता भी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जनसभाओं को आज संबोधित करेंगे। भगवंत मान का रोड शो भी आज गुजरात में है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी आज चुनावी जनसभाएं करेंगे। तो आम आदमी पार्टी भी लगातार कोशिश कर रही है लोगों तक पहुंचने की। पीएम मोदी ने चुनावों में जनता के बीच पहुंचने का एक अलग पैमाना बनाया है, हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की है। तो ये एक बड़ी चुनौती दूसरे दलों के लिए है। पीएम के इस रीच आउट को दूसरे दलों द्वारा भी उसी स्तर तक ले जाने की एक बड़ी चुनौती सामने आई है। दूसरे चरण में 5 दिसंबर को 93 सीटों पर मतदान होगा और नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी के सामने अपनी 27 सालों की सत्ता बचाने की एक बड़ी चुनौती है। वहीं
कांग्रेस के सामने चुनौती है सत्ता में वापस आकर अपना वनवास खत्म करने के लिए। तो कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी लगातार प्रचार कर रही है, मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में लगी हुई। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ अभिषेक भी बने हुए हैं। ये दोनों संवाददाता, फिलहाल हम चलते हैं नीरज सिंह के पास। और नीरज, किस तरह से जो चुनाव प्रचार जो चल रहा है, एक बात सामने आई है कि अब जब अंतिम चरण का चुनाव प्रचार है और वो भी अब अंतिम दिनों में पहुंच गया, आज सेकंड लास्ट डे है, ऐसे में जो लगातार ताबड़तोड़ रैलियां बीजेपी की और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जो वो रीच आउट का जो लेवल है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की जो कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने की है, उस लेवल तक पहुंचने की एक बड़ी चुनौती दूसरे दलों के सामने भी आ गई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल निखिल, आप देखें, एक रणनीति का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी गुजरात चुनावों में, और वो सफल होती हुई दिखाई भी दे रही है। आपने देखा कि किस तरह से अहमदाबाद में 21 विधानसभा सीटें हैं और 16 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने रोड शो करके भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ है उसको मजबूत किया है, तो वो उसकी रणनीति का ही हिस्सा है। प्रधानमंत्री एक जगह रोड शो कर रहे हैं, रैलियां लगातार कर रहे हैं। आपने देखा है कि कल भी प्रधानमंत्री ने 3 रैलियां की, एक लंबा रोड शो किया जो देश के इतिहास का सबसे लंबा रोड शो है, और 21 में से अहमदाबाद की 16 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर रहा था। आज भी आप देखें, प्रधानमंत्री आज भी 4 रैलियां संबोधित कर रहे हैं, एक के बाद और एक। उसके बाद अहमदाबाद में आखिरी रैली है, उसको भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इसके साथ ही जो पार्टी के दूसरे जो नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो अहमदाबाद जो बड़ौदा है वहाँ पर रोड शो कर रहे हैं, गांधीनगर में सभाएं कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत लगा रही है। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी लगातार जो कैंपेन है वो कर रहे हैं, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवत मान और केजरीवाल वो भी लगातार गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। आप देखें, 93 सीटें हैं। उत्तरी गुजरात में देखें तो 32 सीटों में 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। 17 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। उससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें भी 2012 का, उसमें भी 17 सीटें उत्तरी गुजरात में कांग्रेस पार्टी के पास थी। तो इस बार चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के पास कि वो कांग्रेस से ज्यादा बढ़त बना के रखे, क्योंकि पिछली बार 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी इस इलाके में। इसके साथ ही अगर मध्य गुजरात की बात करें, चलिए, इसी तरह से चुनौती कांग्रेस के पास भी है नीरज। दरअसल चुनौती लगातार है और इस चुनौती को पूरा करने के लिए सभी दल लगातार कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नीरज आपका। और यहां से रुक करेंगे पाटन का, गुजरात के पाटन में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक चुनावी जनसभा हो रही है। आपको सीधे लाइव लिए चलेंगे। અને એને ધ્યાને રાખીને આવનારા કોઈ પણ પડકારોને પહોંચી વળવા માટે કમર કસીને એનું સમાધાન કરવાના રસ્તા શોધવા, એનું નામ ભાજપ. હમણાં ભૂપેન્દ્રભાઈ કહેતા હતા કે ભાજપ જે કહે કરે, ભાજપ જે કહે એ કરીને બતાવે, અને એના કારણે આ વિશ્વાસનું વાતાવરણ પેદા થાય છે. આ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કહ્યું હતું કે અમે ગરીબોને બેંકના ખાતા ખોલીશું. આ કોંગ્રેસના તમે ઓળખો ભાઈઓ, બેંકોનું રાષ્ટ્રીયકરણ કર્યું હતું ગરીબોના નામે, પણ આ દેશના અડધા લોકો, અડધી પ્રજા બેંકનો દરવાજો જ નહોતો જોયો. આવડું મોટું જૂઠાણી એમનું 3-3, 4-4 દાયકા ચાલ્યું. તમે મને દિલ્હી મોકલ્યો એટલે બધું પોલ મેં બહાર પાડી દીધું. અને આ દેશના કરોડો લોકોના બેંકના ખાતા ખોલાયા. દુનિયાની કેટલાય દેશોની જનસંખ્યા હોય ને એના કરતા વધારે લોકોના 44 કરોડ લોકો એના બેંકના ખાતા ખોલાયા. ભાઈઓ બહેનો, ગરીબી હટાવવાની વાત કરનારા લોકોએ કમસે કમ ગરીબને ઘર આપવું જોઈતું હતું, ન આપવું જોઈએ. તમારે ગરીબી હટાવી હોય તો ક્યાંકથી શરૂઆત કરવી પડે કે ના કરવી પડે? કંઈક તમે બોલો તો ખબર પડે. થાકીને જ ગયા ને? હા, હજુ પરમ દાડા 5મી તારીખ સુધી મહેનત કરવાની છે ભાઈ. થાકી નહીં ગયા ને? હું નથી થાક્યો.
હા, કાલે રોડ શો કરીને આવ્યો છું. આપણે નક્કી કર્યું કે આ દેશના પ્રત્યેક ગરીબને પાકી છત મળે. આપણે જાણીને ખુશી થશે ભાઈઓ, તમે આશીર્વાદ આપશો મને કે આ તમારો ગુજરાતનો દીકરો દિલ્હીમાં બેઠો 3 કરોડ ગરીબોને પાકા ઘર બનાવીને આપી દીધા. ભાઈઓ, આપણા મોહલ્લામાં કોઈ ગરીબને ખવડાવે ને તો એ આખો મોહલ્લો એનો જય જયકાર કરે કે ના કરે? એ કેમ કે આ સારું પરિવાર છે, આ બહુ બહુ સારા માણસ, દયાળુ માણસ છે. કોઈ ગરીબ આવે તો ભૂખ્યું ના જાય, કે ના કે? આ તમારા દીકરાએ 3 કરોડ ગરીબોના ઘર બનાવી દીધા. ભાઈઓ, આપ વિચાર કરો ભાઈઓ, આ દેશમાં બહેનોની તકલીફ શું છે એ આ કોંગ્રેસ વાળાને સમજણ જ નહોતી. અમારી બહેનોને શૌચાલયના અભાવે, જાજરૂના અભાવે સૂરજ ઉગે પહેલા સવારમાં જવું પડે અને રાત્રે અંધારું ન થાય ત્યાં સુધી બિચારી જાય નહીં, પીડા સહન કરે. આ મા બહેનોની તકલીફ કોણ સમજે ભાઈ? આ દીકરો દિલ્હીમાં ગયો ને એને સમજ્યો. અને દેશભરમાં માતાઓ બહેનોને ધ્યાનમાં રાખીને શૌચાલયો બનાવવાનું અભિયાન ચલાવ્યું. 11 કરોડ કરતા વધારે શૌચાલય બનાયા. હવે તમે મને કહો, દેશ આઝાદ થયા બીજા વર્ષે આ કામ કરવા જેવું હતું કે નહીં ભાઈ? આ દેશ આઝાદ થયો ને તમે શૌચાલય બનાવી દીધા હોત તો આ કામ મારે કરવું પડ્યું હોત, તો મને બીજા કામ કરવાનો ટાઈમ મળ્યો હોત ને. આ કામ બી મારે કરવા પડ્યા. કોંગ્રેસ શૌચાલય ના બનાવ્યું. બોલો, આ કોંગ્રેસના જમાનામાં ગેસનો બાટલો લેવો હોય ને તો એમએલએ એમપીના ઘેર લાઈનમાં ઉભા રહેવું પડે. એમએલએ લખીને આપે કે એમપી લખીને આપે તો તમને ગેસનો બાટલો મળે. અને ગરીબ તો બિચારો ગેસના બાટલાનો વિચાર જ ના કરી શકે, તો એમ જ માને કે આ તો બધા સુખી લોકો માટેનું છે. આપણે બધી ચીજો ખતમ કરી દીધી. ગરીબને પણ મફતમાં ગેસનું કનેક્શન આપ્યું. 9 કરોડ કરતા વધારે મારી માતાઓ બહેનોને ધુમાડાવાળા ચૂલામાંથી બહાર કાઢીને એને બચાવવા માટેનું મોટું કામ આપણે કર્યું. એક બેન રસોડામાં જ્યારે રાંધતી હોય ને, લાકડાનો ચૂલો હોય ને, છાણાનો ચૂલો હોય, 400 સિગરેટ જેટલું ધુમાડો એના શરીરમાં જતો હોય. 400 સિગરેટ રોજનો. તમે વિચાર કરો, માતાઓ બહેનોનું થાય શું? આ દીકરાને માની તકલીફ હતી, એની ખબર હતી, અને એટલા માટે મેં આ માતાઓ બહેનોને ગેસના કનેક્શન આપ્યા અને ઘેર ઘેર ગેસ પહોંચાડ્યો. આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ગરીબો માટે જે વાયદો કરે એ વાયદો દિવસ રાત મહેનત કરીને પૂરો કરનારી પાર્ટી જ ભાઈઓ. ગરીબ માટે સરકાર ખજાનો ખોલી નાખે, મધ્યમ વર્ગ માટે ખજાનો ખોલી નાખે. ભાઈ, આ એમના માટે દેશ છે. કોંગ્રેસના માટે તો એક જ રાજકારણ હતું, અમીર અને ગરીબ વચ્ચેની ખાઈ મોટી કરો, અમીરને કાયમ નિર્ભર રહેવા દો, અને જે પૈસા કોંગ્રેસ સરકાર દિલ્હીમાંથી મોકલે એની જેટલી લૂંટ થાય એટલી કરો. લૂંટી જ લેવાના. કોંગ્રેસના એક નેતાએ કહ્યું હતું કે દિલ્હીથી રૂપિયો નીકળે તો 15 પૈસા પહોંચે. કેટલા? ભાઈ, આ દિલ્હીથી રૂપિયો નીકળે ત્યારે તો એમની જ રાત હતી. પંચાયતમાં કોંગ્રેસ, એસેમ્બલીમાં કોંગ્રેસ, પાર્લામેન્ટમાં કોંગ્રેસ, સરકારમાં કોંગ્રેસ. અમે ભાજપવાળા તો કંઈ હતા જ નહીં. એ વખતે કોંગ્રેસના પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે દિલ્હીથી 1 રૂપિયો નીકળે તો ગરીબના ગામ જતા જતા 15 પૈસા થઈ જાય. ભાઈ, આ કયો 5 રૂપિયો ઘસી નાખતો હતો? ના, કયો 5 રૂપિયો ઘસી નાખતો હતો? આ 85 પૈસા જતા હતા ક્યાં? આ મેં બધા બૂચ મારી દીધા. આ કોંગ્રેસના બધા કારોબાર હતા ને બંધ કર્યા, એના તौर તરીકા બંધ કરી દીધા. ગરીબની ચિંતા મેં કરી અને પૂરી ઈમાનદારીથી કામ કરી રહ્યા છે. ભાઈ બહેનો, કોરોના કાળમાં
આવડી મોટી ભયંકર બીમારી આવી ભાઈ, 100 વર્ષમાં કોઈ આવી બીમારી નથી જોઈ. ભલભલાના હાજા ગળી ગયા હતા. ઘરમાં એક જણને કોરોના થયો હોય ને તો આખું ઘરની બહાર જતું રહેતું, એવી દશા હતી. હતી કે નહીં ભાઈ? અરે ઘરમાં એક માણસને ગંભીર માંદગી આવે તો 5 વર્ષ સુધી ઘર હરખું ના થાય. આખા દેશ ઉપર આવડી મોટી માંદગી આવી હતી. કેટલી મુસીબતે આ દેશને સંભાળ્યો હશે તમે અંદાજ કરો. અને આવા કપરા કાળમાં પણ તમારો દીકરો જ્યારે દિલ્હીમાં બેઠો હતો ને, એ ગરીબનું છોકરું ભૂખ્યું ના સુવે એના માટે આ તમારો દીકરો જાગતો હતો. 80 કરોડ લોકોને મફત અનાજ આપ્યું, ભાઈઓ અનાજ મફત પહોંચાડ્યું. 3 લાખ કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો અને બધાને વેક્સિન, બધાની જિંદગી બચાવવા માટેની ચિંતા કરી. 40,000 કરોડ રૂપિયા ખર્ચા વેક્સિનના. તમને બધાને વેક્સિન મળી કે ના મળી? વેક્સિન મળી કે ના મળી? એક કાણીભાઈ ખર્ચો કરવો પડ્યો, તમારી જિંદગી બચાવી કે ના બચાવી? ભાઈઓ બહેનો, દુનિયામાં ગરીબની ચિંતા કરવી, સામાન્ય નાગરિકની ચિંતા કરવી, આ દિલ્હીમાં એવી સરકાર બેઠી છે જે સામાન્ય માનવી માટે કામ કરે છે. તમે જુઓ, પહેલા કોરોનાના કારણે બધી સપ્લાય ચેન ખરાબ થઈ ગઈ, પછી લડાઈ ઓછામાં પૂર્વતું આવી ગઈ, એના કારણે બધું દુનિયામાં તોફાન મચી ગયું અને ચારે તરફ મોંઘવારી એટલી બધી વધી છે, આખી દુનિયા મોંઘવારીની ચપેટમાં આવી ગઈ છે. ફર્ટિલાઇઝરની કિંમત, યુરિયા એટલું બધું મોંઘું થઈ ગયું ભાઈઓ. આપણે વિદેશેથી યુરિયા લાવીએ છીએ, ખાતર વિદેશોથી લાવીએ છીએ. 2000 રૂપિયાની યુરિયાની થેલી આપણે વિદેશથી લાવીએ. કેટલાની? જા બોલો ને, કેટલાની? વિદેશથી યુરિયાની થેલી કેટલામાં આવે છે? આ ગોખાવાનું છે મારે તમને, જરા બોલો. વિદેશથી યુરિયાની થેલી કેટલામાં આવે છે? વિદેશથી યુરિયાની થેલી કેટલામાં આવે છે? વિદેશથી યુરિયાની થેલી કેટલામાં આવે છે? અને આપણે કેટલામાં આપીએ છીએ? આપણે ખેડૂતને 270 રૂપિયામાં આપીએ છીએ. 270 કેટલામાં લાવીએ છીએ? કેટલામાં આપીએ છીએ? કેટલામાં? આ તમારો દીકરો ત્યાં બેઠો છે ને એટલે બધું માથે ઉપાડે છે, કારણ કે મારા ખેડૂતને તકલીફ ન પડે. અને એમાં 2 લાખ કરોડ રૂપિયા વાપરે છે ભાઈઓ. 2 લાખ કરોડ રૂપિયા. પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ અમારો, આપણો તો ઉત્તર ગુજરાત ખબર છે, આપણો પાટણ જિલ્લો, બનાસકાંઠા જિલ્લો, મહેસાણા જિલ્લો, જમીનો કેટલી? 1 વીઘું, 2 વીઘું, 2.5 વીઘા, 3 વીઘા, એકર, 2 એકર. સીમાંત ખેડૂતો આપણે ત્યાં તો. મોટા મોટા ખેડૂતોને સાંભળવા વાળા તો સરકારો કોંગ્રેસે ચલાવી. આ ગરીબ ખેડૂત તો કોણ સાંભળે? આ તમારો દીકરો દિલ્હી ગયો એટલે એને નક્કી કર્યું પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ બનાવી અને વર્ષમાં 3 વખત દરેક ખેડૂતના ખાતામાં સીધા પૈસા મોકલું છું. વચ્ચે કોઈ કટકી કંપની નહીં, કોઈ વચેટીઓ નહીં. અને तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण पाटन गुजरात से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा चल रही थी। और इससे पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि लगातार रैलियों का रेला है इस वक्त गुजरात में और ज़बरदस्त चुनाव प्रचार चल रहा है। आज सेकंड लास्ट डे है, उसके बाद दूसरे चरण की वोटिंग के लिए शुरुआत हो जाएगी गुजरात में। तो बात कर लेते हैं अब गुजरात के बाद दिल्ली के सियासत की। और दिल्ली सरकार में जेल मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम नहीं होती नजर आ रही हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और दिल्ली सरकार में जेल मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम क्यों नहीं नजर आ रही हैं? क्योंकि दिल्ली सरकार में सत्येंद्र जैन को मिलने वाली सुविधाओं पर हुई जांच में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को मिलने वाली सुविधाओं पर हुई जांच में चौंकाने वाले खुलासे आए हैं। क्या है ये चौंकाने वाले खुलासे, ये हम आपको बताएंगे। और इस मामले की जांच के लिए गठित उच्चाधिकार समिति ने अपनी रिपोर्ट एलजी को सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्येंद्र जैन ने अपने पद का गलत फायदा उठाया है। ये रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि सत्येंद्र जैन ने अपने पद का गलत फायदा उठाया। हाल ही में सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल से कई ऐसे वीडियोस सामने आए थे जिसमें वो मसाज कराते और जेल के डीजी के साथ बैठक करते हुए नजर आए थे। जैन के इन वीडियोस से पहले सुकेश चंद्रशेखर ने भी एलजी को पत्र लिखकर सत्येंद्र जैन को जेल में वीआईपी सुविधाएं मिलने के आरोप लगाए थे। सत्येंद्र जैन को मिल रही सुविधाओं पर आई दिल्ली सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 कैदी सत्येंद्र जैन को सेवाएं दे रहे थे जेल के अंदर। इसके अलावा जेल सुपरिटेंडेंट, वार्डन और मुंशी सभी सत्येंद्र जैन को स्पेशल सर्विस दे रहे थे। क्यों? जेल जांच में तत्कालीन डीजी जेल संदीप गोयल और सत्येंद्र जैन के बीच सांठगांठ का पता चला है। और संदीप गोयल के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। तो बेहद बड़ा मामला सामने आया है इस एलजी की जांच रिपोर्ट में जो सामने आई है। कैदियों द्वारा डर के मारे सत्येंद्र जैन को सेवाएं दी जा रही थी। इन्हें पनिशमेंट टिकट का डर दिखाया जाता था। जैसा कि दावा किया गया था, कोई भी कैदी प्यार और लगाव में ये सेवाएं नहीं दे रहा था। जेल के नियमों के विरुद्ध जैन ने अक्सर अपनी सेल में दरबार लगाया। सह आरोपियों ने ईडी के दूसरे केस के आरोपियों के साथ भी दरबार लगाया था, यह हम आपको बता दें। साथ ही साथ दरबार कर्फ्यू के समय भी लगाया जाता था। सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन और परिवार के दूसरे सदस्य जेल के नियमों के खिलाफ अक्सर उनसे मिलते थे। ये सब तत्कालीन डीजी संदीप गोयल, अजीत कुमार और दूसरे अधिकारियों की मिली भगत से होता था। इस तरह की बातें सामने आई हैं। ये सब तत्कालीन डीजी संदीप गोयल, अजीत कुमार और दूसरे अधिकारियों की मिली भगत से होता था। अकाउंट कार्ड्स का जो दूसरे कैदियों के जेल अकाउंट कार्ड्स का फल खाना और दूसरे चीजों की खरीद के लिए बेनामी इस्तेमाल किया गया। और ये बेनामी इस्तेमाल पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कार्ड जेल वार्डन और दूसरे पैसे वाले कैदियों के द्वारा रिचार्ज कराए जाते थे। सत्येंद्र जैन और संजय गुप्ता ने जेल की कैंटीन से खाने पीने का सामान खरीदने के लिए 3-4 कार्ड्स का इस्तेमाल किया था। और एक कार्ड की लिमिट 1 महीने में 7,000 रुपए की होती है, इसलिए अलग अलग कार्ड का इस्तेमाल किया गया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक पूनम जैन और परिवार के दूसरे सदस्यों ने कई बार बिना अनुमति के सत्येंद्र जैन से मुलाकात की। तो अब विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं कि केजरीवाल के सत्येंद्र जैन के प्रति इस असल प्रेम की वजह क्या है? क्या यह सवाल फिर से बरकरार है कि इतने आरोपों के बावजूद केजरीवाल सरकार में अब भी मंत्री पद पर क्यों काबिज हैं सत्येंद्र जैन? विपक्षी दल ये जानना चाहते हैं कि क्या इसी नए किस्म की राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। बहुत सारे सवाल हैं। आम आदमी पार्टी का ने भी इस पर दावा किया है कि उच्चाधिकार समिति और उसकी रिपोर्ट गैर कानूनी है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अजय शहरावत जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नीरज मिश्रा जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, बहुत स्वागत है अजय जी आपका। और साथ ही साथ परविंदर सेठी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। परविंदर जी, आपका बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। परविंदर जी, सबसे पहले अगर आपके पास आए
और ये जानने की कोशिश करें कि क्या इसी नए किस्म की राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। एक के बाद एक वीडियोस आ रहे हैं। एलजी की अब जांच रिपोर्ट में जो उन्होंने उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की थी उसकी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें भी इस तरह के खुलासे हो रहे हैं। उसके बावजूद क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी इससे अभी भी सत्येंद्र जैन का उनका जो प्रेम है वो बरकरार है? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए ये सारी बहुत बड़ी साजिश है और इससे बड़ी दुखद बात हो नहीं सकती कि एक व्यक्ति की स्पाइनल कॉर्ड के 2 बार सर्जरी हुई हो, उसके नर्व पिंच हुआ हो, उसके बाद उसको डॉक्टर्स द्वारा एक फिजियोथेरेपी देने के लिए बोला गया और जेल के अंदर कैदी ही फिजियोथेरेपी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी गुजरात चुनाव और एमसीडी चुनाव के चलते एक साजिश के तहत नई नई वीडियो लाती है। वीडियो कैसे ले आती हैं ये भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन अगर एक व्यक्ति अपनी फिजियोथेरेपी नहीं तो क्या उस वीडियोस की सच्चाई पर आप सवाल उठा रहे हैं? मतलब साजिश किस तरह से हुई ये भी तो बताइए। क्या वो वीडियोस गलत है? क्या ये जो जांच कमेटी है उसकी जो रिपोर्ट है वो सब गलत है? नहीं, ये तो अभी जांच का विषय है। जांच देखिए, जो दिल्ली पुलिस है वो भारतीय जनता पार्टी के अधीन है। अगर वहां पे कुछ गलत हुआ है, अगर वहां के जेल अधिकारियों ने कुछ गलत करा, जेल सुप्रिंटेंडेंट ने कुछ गलत करा, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर आप जाके बीजेपी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास करते हैं, देखिए वीडियोस आएंगे तो प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका तो दूसरी पार्टी को मिलेगा ही। यही तो सवाल पूछा जा रहा है कि जब इतने सारे आरोप लगे हुए हैं तो सत्येंद्र जैन के प्रति इतना प्रेम क्यों? जांच हो जाने दीजिए खरी खरी। नहीं, आप देखिए ना, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कितने सारे इन्होंने प्रपंच रखा। जितने प्रवक्ता थे, जितने बड़े बड़े लीडर थे, रोज आकर बोलते थे जी आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 1। उनका चार्जशीट में नाम ही नहीं है, उनका चार्जशीट में नाम ही नहीं है। इनकी सारी जितनी भी साजिशें, जितने भी पॉलिटिकल एजेंडा था जो राजनीति में जो चुनावों को लेकर था वो फेल हो गया और आने वाले समय में सारे खुलासे होंगे, सच्चाई तो सामने आएगी। आ जाए 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, तो उसके लिए धैर्य रखते, उसके लिए धैर्य रखिए ना। आप पहले से इसको गलत क्यों बता रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे एक जो मूल प्रश्न है, आदर्श जो है, जिस आदर्श राजनीति की आप बात कर रहे थे कि जब आरोप लगे हैं तो इस्तीफा दिलवाइए और जांच का सामना कीजिए। इसमें इतनी मुश्किल क्या है? नहीं, आदर्श आज भी कायम है, लेकिन एक व्यक्ति को जो स्वास्थ्य मंत्री है, एक व्यक्ति को जो शिक्षा मंत्री है, उनको संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके जेल में डाल दिया गया। चलिए अजय सहरावत जी से जवाब ले लेते हैं। अजय सहरावत जी कह रहे हैं कि संवैधानिक सुविधाओं का दुरुपयोग किया गया और आदर्श आज भी कायम है। क्या यही आदर्श है? वो जांच का विषय है। निखिल भाई सबसे पहले तो प्रवीण शेट्टी जी के सामने राजनीतिक विश्लेषक ना ही लिखा जाए तो बेहतर है। अनऑफिशियल प्रवक्ता ऑफ आम आदमी पार्टी आप लिख सकते हैं। मतलब इतने खराब जवाब तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं दे रहे जितने राजनीतिक विश्लेषक बनके प्रवीण शेट्टी साहब दे रहे हैं। रही बात उनकी जेल की स्थिति की, मैं बताता हूँ। 3 कमिटीज को मिलाकर के एक हाई विजिलेंस कमेटी बनाएगी जिसमें विजिलेंस, होम और लॉ के लोग बैठे, प्राइवेट सेक्रेटरी बैठे, ऑफिशियल लोग बैठे और उन्होंने पूरी लिस्ट तैयार करी है कि क्या क्या पावर ऑफ अब्यूज, क्या क्या लीगल अब्यूज और जेल में रहते उन्होंने क्या क्या चीजें करी हैं। उन्होंने जेल में रहने के बाद बेनामी कार्ड भी बनवाए हैं, अपने कैदियों के साथियों के नाम पे कार्ड बनवा के उनमें पैसे मंगवाए हैं जिससे वो फ्रूट्स खरीद सकें, क्योंकि 7,000 की कार्ड का लिमिट होता है। उसके अलावा 15 दिन के अंदर 5 बार उनके परिवार वाले जेल में आके मिलते हैं, जिनमें से 2-3 बार तो अनौपचारिक तौर पर उनकी मीटिंग हुई है, वो पावर ऑफ अब्यूज हुआ है। उसके बाद जितने भी इनमेट उनकी सेवा करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो रिंकू हो जो उनकी मसाज कर रहा था पॉक्सो एक्ट के तहत है, चाहे वो मनीष हो वो भी पॉक्सो एक्ट के तहत है। इसके अलावा 3 और इनमेट है जो झाड़ू पोछा और उनकी साफ सफाई करते हुए दिख रहे हैं। उनके सबके स्टेटमेंट्स यही है कि जी हमको तो पनिशमेंट कार्ड का डर दिखा करके इनकी सेवा में लगाया गया, हम कोई वॉलंटरी सर्विस थोड़ी दे रहे हैं। हमारा सत्येंद्र जैन से कैसा प्यार, 4 महीने पहले जेल में ये कैदी आए हैं, हम तो इनको जानते भी नहीं है। हम तो मंत्री के डर से कि भाई मंत्री है, अगर हमारे को पनिशमेंट कार्ड ना दे दे इसलिए हम इसकी सेवा पानी कर रहे हैं। और इतनी बेशर्मी के साथ मनीष सिसोदिया जी जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम है, अभी वो डिप्टी सीएम है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि वो तो जी मसाज थेरेपिस्ट है। ना तो वो थेरेपिस्ट है, उन्होंने साफ कर दिया, वो पॉक्सो एक्ट में बंद है, वो रेप के केस में रेपिस्ट हैं, और आप ऐसे दरिंदे को, ऐसे अपराधी को मसाज थेरेपिस्ट बता रहे हैं। इन्होंने तो जेल का एक भी रूल बाय लॉज छोड़ा ही नहीं है। जो अराजक सोच हम अरविंद केजरीवाल जी की कहा करते थे, मुझे लगता है सत्येंद्र जैन जेल में बैठे वीवीआईपी सुविधा लेते हुए आज उस बात का प्रत्यक्ष है कि हम क्यों अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सोच को अराजक कहते थे।
जी। उन्होंने लॉ को अब्यूज किया, उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई, उन्होंने जेल के बाईलॉज को धज्जियां उड़ाई। आज इतनी बड़ी हाई कमेटी बैठ के जब कह रही है कि मनीष सिसोदिया की बात तो चलो जाने देते क्योंकि क्रेडिबिलिटी नहीं बची है, इतनी बड़ी हाई कमेटी बैठ के खुद कह रही है कि जेल के किसी भी बाईलॉज को सत्येंद्र जैन ने नहीं माना। संदीप गोयल और अजीत कुमार जो कि वहां के सुपरिटेंडेंट जो सस्पेंडेड है, अजीत कुमार के खिलाफ कमेटी ने ऑर्डर दे दिए हैं कि इनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। 56 ट्रांसफर वहां से हो चुके हैं, उनके वीडियोस वायरल हैं, उनकी मसाज होते हुए, मालिश होते हुए, बिस्लेरी का पानी और मिनरल वाटर, सारी चीजें जनता के सामने है, देश की अदालत के सामने है, देश की जनता के सामने है। देश ने भी समझ लिया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसी बड़ी बड़ी बातें करा करते थे, ऐसा कुछ है नहीं। जब एक मंत्री उनका जेल में बैठा हो और उसके साथ इतना कुछ हो चुका है और वो 6 बार बेल रिजेक्ट हो चुकी है, वो जेल के सारे कायदे कानून तोड़ रहा है और उसके बाद भी वो आपकी मंत्री परिषद में बना हुआ है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक दिन लोकतंत्र में दिल्ली की जनता के सामने, देश की जनता के सामने नहीं हो सकता। आप बताइए किस मुंह से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आज उनको डिफेंड करने के लिए बाहर आ रहे हैं? तो उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए, इसके अलावा उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। नीरज मिश्रा जी से इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। नीरज जी, जब ये कहा जा रहा है कि इतने सारे आरोप लग रहे हैं, तमाम जो जांच है उसमें भी सामने आ रहा है और जो वीडियोज है वो लगातार एक के बाद एक नित नए जो वीडियोज आ रहे हैं, उसके बावजूद आखिर आपको क्या लगता है ये केजरीवाल जी का सत्येंद्र जैन के प्रति ऐसा प्रेम क्या है? वो आखिर क्यों ऐसा है कि कम से कम उनको मंत्रिमंडल से ही बर्खास्त कर देते और स्वतंत्र जांच की बात करते? किस तरह से कांग्रेस इस बात को जनता के बीच में लेकर जा रही है? निखिल जी, हम लोग शुरू से कहते आए हैं कि आम आदमी पार्टी का नाम बदलकर महाझूठी पार्टी कर देना चाहिए और उसका झूठा मुख्यमंत्री जब अपनी कहानियां रचने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि इनको तो फिजियोथेरेपी दी जा रही है, तो वो बताना भूल जाता है कि फिजियोथेरेपी देने वाला जो व्यक्ति है वो रेप के केस में, वो भी एक कम उम्र की बच्ची के साथ, मतलब उससे जघन्य अपराध नहीं हो सकता, उससे वो मसाज ले रहे हैं। और उसी पार्टी के घोषित प्रवक्ता जो अभी पैनल पर हैं, वो और झूठ बोल रहे हैं एक कदम आगे बढ़कर। दिल्ली की जो प्रेजेंस है वो दिल्ली की होम मिनिस्ट्री के अंदर है, जिसके मंत्री सत्येंद्र जैन है। तिहाड़ जेल, मंडावली जेल, रोहिणी जेल, इन तीनों जेलों में जो भी व्यवस्था है वो दिल्ली सरकार की है। तो दिल्ली सरकार जब अपनी ताकत का मिसयूज कर रही है, आज वो रिपोर्ट में सामने आया। देखिए, जैसे देश संविधान से चलता है निखिल जी, जेल चलाने के लिए भी जेल मैनुअल है। इन इंस्टीट्यूशंस को खड़ा करने में 70 साल लगे थे, इन्होंने 7 साल में धज्जियां उड़ाई उसकी। आप देखिए, फिजियोथेरेपी करानी थी तो जेल नंबर 3 के अंदर अस्पताल है जिसके अंदर 5 फिजियोथेरेपी के चलिए, वो एक बच्ची के साथ जघन्य अपराध करने वाले से मसाज लेने की जरूरत क्या पड़ी? और उससे आगे निखिल जी और सोचने वाली बात है, सिर्फ 7,000 की बात नहीं, जो वो खाना खा रहे हैं, आप जेल के पुराने अधिकारियों की किताबें पढ़िए, 1 रुपए की चीज जेल के अंदर 10 रुपए में मिलती है। तो उस हिसाब से 5 महीने के अंदर 1.5 करोड़ रुपए का तो खाना सिर्फ सत्येंद्र जैन जी खा चुके हैं, जिस हिसाब से उनकी महफिलें सजती है। तो 1.5 करोड़ रुपए तो कोई ईमानदार आदमी ला नहीं सकता। बात रही कि अरविंद केजरीवाल की कौन सी चाबी सत्येंद्र जैन के हाथ में है, तो चाबी वही है जो कलकत्ता से निकली थी और हैदराबाद होते हुए नीचे चेन्नई गई और अब दिल्ली में इनको डस रही है। तो शराब घोटाले से लेकर क्लासरूम का घोटाला और मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले, सबका जो मेन अभियुक्त है वो सत्येंद्र जैन है और उसकी जो तार है वो जाती है अरविंद केजरीवाल के पास। सत्येंद्र जैन को जिस दिन दोषी करार दिया जाएगा उस दिन अरविंद केजरीवाल जेल में होगा। जी बिल्कुल। इसी पर जवाब लेते हैं सहरावत जी। जैसा कि आपके ऊपर कह रहे हैं कि आप राजनीतिक विश्लेषक से माफ कीजिएगा, मैं ये सवाल परविंदर जी के पास है। अजय जी आपके पास हम आएंगे। परविंदर जी, आपको के लिए कहा जा रहा है कि आप लगातार डिफेंड कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। अब ये सवाल सामने आ रहा है कि कौन सी चाबी ऐसी है अरविंद केजरीवाल की सत्येंद्र जैन के पास जो वो उनको बर्खास्त तक नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और पूरी पार्टी जिस तरह से उनको डिफेंड करने के लिए खड़ी हुई है सामने, वो सभी लोग देख सकते हैं।
नहीं, कांग्रेस पार्टी के जो अभी प्रवक्ता हैं या राजनीतिक विश्लेषक हैं जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ बोल रहे हैं। और वो कौन से 5 स्टार होटल का खाना आता है? रविंद्र भाई, रविंद्र जी क्या झूठ बोला मुझे तो बताइए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, आधिकारिक तौर पर कांग्रेस आधिकारिक प्रवक्ता है, सुनिए मेरी बात। 1.5 करोड़ रुपए का आप क्या झूठ बोल रहे हैं ये भी बताइए। 7 स्टार होटल का खाना जो आया है, आप कहां से पढ़ के बोल रहे हैं? आपकी आंखें आईबॉल मोमेंट पे घूम रही है। कैसी बातें करते हैं सेठी साहब? आप प्रवक्ता का टैग ले लीजिए आम आदमी पार्टी का, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहां के राजनीतिक विश्लेषक हैं? मैं ये कहता हूं कि अगर सतेंद्र जैन ने कोई जुर्म करा है, वो उसको साबित करो ना, कोई प्रूफ लेके आओ ना। वहां के जज कहते हैं कि तो वो तो 6 बार बेल रिजेक्ट हुई, तो लॉ तो अपना काम कर रहा है। 6 बार बेल रिजेक्ट हुई है सर। अच्छा परविंदर जी बोलिए। नहीं प्लीज बोलिए, प्लीज मैं बोलिए। आपके समय में भी बोल सकता हूं सर। नहीं परविंदर जी आप बोलिए, लेकिन साथ साथ इस बात का थोड़ा जवाब दीजिए। जैसे ये सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो ये दबाव है। दूसरी बात, जैसे कहा कि मसाज करा रहे हैं, तो मसाज तो अस्पताल में भी जाके करा सकते थे, और अगर वहां पर जेल में संभव नहीं तो एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगा देते कि हमें जी बड़े अस्पताल में जाकर हम इतने ज्यादा पीड़ित हैं। तो होता ही है, बाहर जाके लोग इलाज कराते हैं। जेल की अब जो न्यायालय है उसमें वो आदेश देता है। सर मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं। आप एक बात समझिए, एक व्यक्ति जेल में है, वो अपनी मर्जी से अस्पताल में या वहां की डिस्पेंसरी पे नहीं जा सकता। जो उसको परमिशन मिलेगी जेल सुपरिटेंडेंट के द्वारा। परविंदर जी जेल के अंदर अस्पताल है, भाई साहब सुनने बाहर के अस्पताल में बाद में जाइएगा, जेल के अंदर का अस्पताल इस्तेमाल कर लीजिए। अगली डिबेट में आएंगे ना, मैं बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा। आप थोड़े तहजीब रखिए ना। नहीं चलिए, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। हालांकि ये बात बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। देखिए परविंदर जी, ये बात आपकी जो है वो तर्कसंगत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी पूरी बात रख लीजिए। बीच में मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनीष जी आपसे भी, और अजय जी आप बीच में बोलिए। आप पहले आप इनको बोल लेने दीजिए, आप चलिए। जो पीआरओ नीरज जी और अजय जी आप मत बोलिए जी। नहीं, जो पीआरओ जेल थे उन्होंने ये बताया डिबेट के अंदर कि तिहाड़ जेल के जो पीआरओ उनकी बात कर रहा हूं, वहां पे एक सिस्टम है, जो कैदी हैं वही फिजियोथेरेपी देते हैं, और वहां पे ये सिस्टम है। और अलग अलग कैदी आके अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब करने के द्वारा वहां के कैदी उनको जो है फिजियोथेरेपी देते हैं। उस कैदी के ऊपर कौन सा जुर्म है, किस जुर्म में वो वहां पे बंद है, इस बात की जानकारी तो सतेंद्र जैन को थी ही नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी खोद के लाई है कि वो इतने गंभीर आरोपों के अंदर वहां पे कैद काट रहे थे। लेकिन वो बात भी तर्कसंगत है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि ये व्यक्ति किस जुर्म के अंदर सजा काट रहा है। वो तो अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे डॉक्टर के द्वारा। कैसी बात कर रहे हैं आप? अदालत ने उनको बाकायदा जेल भेजा है। कोई किसी को पार्टी किसी को जेल नहीं भेज सकती, अदालत उनको जेल में भेजती है। जी नीरज जी आप बीच में प्लीज इंटरप्ट मत करिए। अजय जी आप बोलिए, अब मुझे लग रहा है कि चर्चा को समेटेंगे। अजय जी आप बताइए। जी निखिल भाई, देखिए दिल्ली एमसीडी चुनाव में इन्होंने नारा दिया कि केजरीवाल के विधायक, केजरीवाल के पार्षद। मुझे ऐसा लगता है इनका नारा होना चाहिए केजरीवाल की जेल और केजरीवाल का कैदी। तो आज की डेट में सतेंद्र जैन जिस हालत में जेल के अंदर हैं, जिस वीवीआईपी ट्रीटमेंट के अंडर हैं, उनकी पत्नी और उनके बच्चे उनसे 15 दिन के अंदर 5 बार जेल में मिलने रहे हैं। क्या आपने ऐसा कोई कैदी देखा जिससे इतना फ्रीक्वेंटली फैमिली मिल सके, वो भी ऑफ रिकॉर्ड? आपके को एक्यूज जो केसेस के अंदर हैं, जो आपके को एक्यूज है केसेस में, सेठी साहब आप तो आम आदमी पार्टी के अब आप उनको बोलने दीजिए, अजय जी को बोलने दीजिए। जी उसके अलावा जो उनके को एक्यूज है, को एक्यूज जाके जेल में मिलने रहे हैं। सुपरिटेंडेंट उनके साथ 50-50 मिनट बैठ के गप्पे मारता है। 4-4 आदमी उनकी जेल को साफ करते हैं, जिनमें से 2 पॉक्सो एक्यूज्ड हैं। बस ये बता दीजिए, ये सारी चीजें देखिए सामने आ रही हैं, वक्त बेवक्त जब मन चाहा तब मिले। जेल के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको बिल्कुल फ्लॉन्ट किया, उसमें कोई शक शुबा नहीं दिख रहा है। कम से कम जो वीडियोस हैं और जो जांच है उसके मुताबिक। अब ये जानना चाह रहे हैं उसके पीछे की क्या वजह है, कि क्या प्रेशर है केजरीवाल के ऊपर कि वो सतेंद्र जैन पर इतने मेहरबान है। मैं बता देता हूं इसका निखिल भाई, इनका जो लेनदारी और जो कैश का गल्ले का काम और हवाला किंग जो कि अपने आप में सतेंद्र जैन को कहा जाता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग में क्लैरिटी से कोर्ट की प्रोसीडिंग में सर ऐसा है
आपको सिटी साहब अगर मेरी बात पे डाउट परविंदर जी एक मिनट शांत हो जाइए, उनको अपनी बात रखने दिए, ऐसे तो सभी बोलते रहेंगे जी। ये जो बात कर रहे हैं नहीं, आप राजनीतिक आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके परविंदर जी, आप बोल चुके, मैं कह रहा हूं आप बोल चुके। अजय जी आप अपनी बात समाप्त करिए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्राइमा फेसी एविडेंसेस को सामने रखते हुए कहा है कि 4.16 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग जो इन्होंने बंगाल की 3 कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करी है, वो तो स्थापित हो गई है, वो हवाला का पैसा स्थापित कर दिया गया है। ये क्योंकि परविंदर सेठी जी अनऑफिशियल प्रवक्ता है उनके, तो इनको तो अपनी नौकरी बचानी है साहब। ये सामने बैठ करके पता नहीं किधर देख के बोल रहे हैं, तो मैं तो आपसे आग्रह करूंगा जी, आज की डेट में तो उनकी जेल और उन्हीं का कैदी, इनके विधायक और पार्षद नहीं है, इनके जेल मंत्री और कैदी हैं। तो आज सत्येंद्र जैन जिस हालत में वहां पर हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरी दिल्ली जी की जनता देख रही है। कोर्ट से अभियुक्त है, 6 बार बेल कैंसिल हो चुकी है, 6 बार बेल रिजेक्ट हो चुकी है, प्राइमा फेसी एविडेंस मिल रहे हैं, और उसके बाद भी उनके प्रवक्ता आकर के कहते हैं बताइए क्या मिला आपको सत्येंद्र जैन के खिलाफ। तो मतलब ये तो शर्मसार करने वाला दिन है, बिल्कुल शर्मसार करने वाला दिन है। जहां तक अगर ये सारी चीजें सच साबित होती है। नीरज जी हमारे पास वक्त नहीं है, या तो अगर आप अपनी बात बिल्कुल 15 सेकंड में खत्म करिए, बिल्कुल 15 सेकंड में जी। निखिल जी देखिए, आम आदमी पार्टी का जो एग्जिस्टेंस था वो इस बात पर हुआ था कि इन लोगों ने हमेशा कहा कि रेजिग्नेशन पहले, इन्वेस्टिगेशन बाद में। आज रेजिग्नेशन नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन तो हो ही रही है, साथ में आपको जेल भी हो रही है। तो इन तीनों कायदों को लेकर अगर हम लोग चलें तो ये लोग अपने रास्ते से भटक चुके हैं, और दिल्ली की जनता इस बात को बिल्कुल समझ चुके हैं। ये सवाल जनता के बीच में आप सभी लोगों को लेकर जाना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। हमारे पास चर्चा में बस इतना ही वक्त है। अजय जी बहुत शुक्रिया आपका, परविंदर जी आपका शुक्रिया, और नीरज जी आपके बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा में बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल खड़े होंगे आम आदमी पार्टी के साथ, जिसमें उन्होंने कहा था कि रेजिग्नेशन पहले देंगे, कार्रवाई बाद में करेंगे, और लेकिन शायद ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है सत्येंद्र जैन के मामले में, और इसीलिए बहुत सारे सवाल हैं जो अरविंद केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से पूछे जाएंगे, और पूछे जाने भी चाहिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो खबर है पश्चिम बंगाल के सियासत से किस तरह से टीएमसी और बीजेपी के बीच में सियासी घमासान मचा हुआ है। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, लेकिन तेरे घर के सामने दरअसल विरोध प्रदर्शन करूंगा, जलसा करूंगा, यह सामने हो रहा है टीएमसी और बीजेपी के बीच में पश्चिम बंगाल में। किस तरह से यह मामला सामने वहां पर आया है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की चुनावी सभा का मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है। वो अपनी चुनावी सभा शुभेंदु अधिकारी के घर से बिल्कुल सटे हुए जगह पर करना चाहते थे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के घर के सामने टीएमसी के जलसे पर बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई है। अपने घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर लगे मंच के कारण होने वाली असुविधा पर शुभेंदु अधिकारी ने सवाल उठाया है। और कोलकाता हाईकोर्ट ने रैली निकालने पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। यह मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा है, और हाईकोर्ट ने इस पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया है, लेकिन यह जरूर कहा है कि प्रशासन को, कोर्ट ने कहा है कि साउंड का वॉल्यूम नियंत्रित करने का आदेश दिया है, ताकि शुभेंदु के परिवार को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही साथ हाईकोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को शुभेंदु अधिकारी के घर के लोगों को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ी हार का सामना शुभेंदु के गृह जिले में उन्होंने किया है। शुभेंदु ने उन्हें विधानसभा चुनाव में पराजित कर दिया था। लोगों का सवाल है कि क्या ममता बनर्जी इस हार से अभी भी आहत हैं, या ये टीएमसी की सियासी स्टाइल है। पंचायत चुनाव को लेकर टीएमसी ने अपनी सियासी सरगर्मियां बढ़ाई हैं। ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन कभी विपक्ष के नेता के घर के सामने लाउडस्पीकर लगाकर, तो कभी मंच से अधिकारियों को डांट डपटती हुई दिखी हैं ममता बनर्जी। कभी लाउडस्पीकर लगाया तो कभी मंच से अधिकारियों को डांटकर ममता जो मैसेज देना चाहती हैं, क्या वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही है? ये एक बड़ा सवाल है, और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ कोलकाता से इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, आपसे समझना चाहेंगे, ये तेरे घर के सामने एक प्रदर्शन करूंगा, धरना प्रदर्शन करूंगा, ये कौन से नए किस्म की राजनीति है? और यह भी जानना चाहेंगे कि इसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए। देखिए, पिछले कई दिनों से दो तरह की राजनीति बंगाल की राजनीति में दिखाई दे रहा है। एक तो है कि जो बांग्ला में कहते हैं कुकथा, मतलब अपशब्द इनके लिए उनके लिए इस्तेमाल करना। कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस की विधायक सावित्री मित्र ने जिस तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में बात की है,
वो दोबारा दोहराना एकदम ठीक नहीं है। तो इस तरह से अपशब्द यूज करना, ये एक सिलसिला पिछले कई दिनों से चालू हो गया बंगाल की राजनीति। जब से पंचायत चुनाव की आहट लगने लगी तब से ये शुरू हो गया। फिर अब जो बात आप कह रहे हैं, शुभेंदु की घर की 100 मीटर की दूरी पर ये रैली, ये भी एक पर्सनल वेंडेटा जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, एक पर्सनल वेंडेटा। काफी जो कंटाई शहर है वहां पे काफी सारे ग्राउंड्स है, काफी सारे मैदान है जहां पे रैली किया जाता है। पहले भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया गया है। शुभेंदु या कांग्रेस की शुभेंदु जब तृणमूल कांग्रेस में होते थे तो किया गया है, बाद में जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तब किया गया है। ऐसा नहीं है कि शुभेंदु के घर के पास ही, और खासकर से शुभेंदु जब प्रदेश की अपोजिशन लीडर है तो उनकी और उनकी परिवार की और उनकी मकान की सिक्योरिटी भी सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो इस जगह पे जहां पे कई सारे लोग आएंगे तृणमूल की समर्थक, और जिस तरह से शुभेंदु के खिलाफ एक अपशब्द इस्तेमाल किया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, तो निचले स्तर की जो समर्थक है उनके मन में जो एक टेंशन क्रिएट होता है, उसकी अगर कुछ रिफ्लेक्शन, शांति कुंज जो शुभेंदु का या शिशिर अधिकारी, सांसद शिशिर अधिकारी उनके पिता के बनाए हुआ मकान है, वहां उसके ऊपर कोई किसी तरह की एक रिफ्लेक्शन देखने को मिले तो ये खराब है। इसीलिए शुभेंदु ने हाईकोर्ट की दरवाजा खटखटाया था कि कोई जरूरी नहीं था कि मेरे घर के 100 मीटर की दूरी पर ये जो रैली है ये कराया जाए। हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस को, तृणमूल ने ये कहने की कोशिश कर रही है कि हाईकोर्ट ने कुछ रोक नहीं लगाई। सही है कि रोक नहीं लगाई, लेकिन जिस तरह से शुभेंदु को एक प्रोटेक्शन दिए है हाईकोर्ट, वो भी कहना चाहिए कि एक तो ऑडियो लेवल ठीक रखना चाहिए। दूसरी बात है कि घर में 80 साल से ऊपर बुजुर्ग सांसद शिशिर अधिकारी है, उनकी शिशिर अधिकारी की पत्नी यानी कि शुभेंदु अधिकारी की माताजी है, तो बाकी परिवार है, तो इन सब का जो सिक्योरिटी है देखना पड़ेगा कि कोई मॉब उस मकान के ऊपर आके ना पड़े। तो ये एक तरह के, तो ये क्या ये फ्रस्ट्रेशन है, पंचायत चुनाव की तैयारियां हैं, या ये कोई स्ट्रैटेजी है? किस तरह से इसको देखते हैं? नहीं, एक तरह की, देखिए पंचायत चुनाव की तैयारी अगर है तो इस तरह की पर्सनल जाने की क्या जरूरत है, ये तो किसी का समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो हाँ, स्ट्रेटेजी एक तरह से है कि शुभेंदु अधिकारी को मेंटली डिस्टर्ब रखा जाए किसी ना किसी तरह से, या उनकी जो मूवमेंट है, सुबह अपने घर से निकल के वो बंगाल की तरह जगह जगह पर जाते हैं और वापस उनकी एक अभ्यास है, उनकी एक ये हैबिट है, जब वो तृणमूल कांग्रेस करते थे तब से हम देख रहे हैं कि वो कोशिश करते हैं घर में बुरे माँ बाप है तो रात को घर वापस जाए। तो ये जो उनका डेली रूटीन है, इसके ऊपर एक दबाव डालने की ये कोशिश, ये तो एक है। दूसरी बात है कि जो आप अपने रिपोर्ट में दिखा रहे थे, ममता बनर्जी 2 दिन पहले उत्तर 24 परगना में, जहां वो सुंदरबन के पास अचानक मंच से कहने लगी कि हम यहाँ पे कुछ विंटर क्लोथ्स लोगों को देंगे। कहाँ है विंटर क्लोथ्स? एक्चुअली वहां का मंच में इस तरह की शीत वस्त्र प्रदान करने की कोई प्रोग्राम था ही नहीं। अचानक उन्होंने वहां पे जो अधिकारी थे उनको डांटने लगा। तो इसका तरीका यह है कि सामने जो पंचायत चुनाव में वोट देने वाले दर्शक बैठे हुए हैं, उनको लगे कि ममता या मुख्यमंत्री किस तरह से शीत ये जाने की समय पे उनके बारे में सोच रही है और उसके लिए अधिकारियों को मंच पे बैठकर डांट रही है। तो मतलब अधिकारी तो बेकार है, हमारे ख्याल से कहीं ना कहीं ये भी परसेप्शन की राजनीति या मैसेजिंग की राजनीति है, और ये सारे मैसेजेस जो है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस देना चाहती है, लेकिन इस मैसेजेस से कितना वो गेन कर सकेंगे ये भी बड़ा सवाल है, और इस पर हम किसी दिन आपसे एक बार फिर से इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की इस चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे आतंकियों की पनाहगाह किस तरह से बना है अफगानिस्तान, इस पर चर्चा करेंगे। क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान में सरगर्म आतंकी संगठनों का पनाहगाह बन रहा है? ये सवाल दरअसल अफगानिस्तान के पूर्व अधिकारियों के जरिए ही सामने आया है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में सरगर्म आतंकी संगठनों का पनाहगाह बन रहा है। अफगानिस्तान में खुफिया प्रमुख रहमतुल्लाह नबील ने यह दावा किया है इस बारे में कि अफगानिस्तान दरअसल अब पाकिस्तान के आतंकियों के लिए एक नया पनाहगाह बना है। रहमतुल्लाह ने दावा किया है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को तालिबान सरकार ने सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराए हैं।
ये रहमतुल्लाह का दावा है। चौंकाने वाली बात यह है कि तालिबान ने सत्ता पर काबिज होने के साथ यह ऐलान किया था कि वे दूसरे देशों में आतंक फैलाने वाले आतंकियों को अपने यहां पनाह नहीं देंगे। दरअसल FATF की सख्ती के कारण पाकिस्तान को हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर की फ्री मूवमेंट पर लगाम लगानी पड़ी है और आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान को अभी दुनिया से मदद की जरूरत है। ऐसे में ये खेल खेला जा रहा है। जाहिर है कि ISI ने अपने पालतू आतंकी संगठनों के लिए सुरक्षित ठिकाना अफगानिस्तान में ढूंढा है और ताकि उसको FATF के मामले में मुक्ति भी मिल सके और उसका काम भी बने। इस बीच तालिबान हुकूमत ने भारत से अनुरोध किया है कि वे अफगानिस्तान में अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को पूरा करें। तो अफगानिस्तान की हुकूमत ये चाहती भी है कि जो भारत डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स है उसको भी पूरा करे, साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं पनाह दे रही है। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा इस पूरी विषय पर, इस पूरे चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे समझना चाहेंगे ये किस तरह की सियासत है तालिबान की, क्योंकि वो एक तरफ से भारत सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसको इंडिया लेड प्रोजेक्ट्स जिनको कहें, कि वो उसको पूरा करें, और दूसरी तरफ खबरें इस तरह से आ रही है कि वो पाकिस्तान के आतंकियों को अपने यहाँ शरण स्थली बनाए हुए हैं। निखिल, जैसा कि आपने रिपोर्ट में बता रहे थे, सबसे पहले तो ये हम अफगानिस्तान के जो फॉर्मर खुफिया प्रमुख हैं रहमतुल्लाह साहब, उनकी चर्चा करें कि उन्होंने एक दावा किया है। उन्होंने इसी बात को दावा किया है कि देखिए, डिप्लोमेटिक रिलेशन भारत का अभी कोई अफगानिस्तान से नहीं है, लेकिन भारत यदा कदा जो है, जब कभी भी मानवीय ऐसा त्रासदी हो या मानवीय सुविधा की बात हो, तो एक हमारा बहुत पड़ोसी देश और आप कह सकते हैं कि बहुत पारंपरिक देश है, जिसको हम काबुलीवाला का देश के नाम से जानते हैं, जो हमारे ट्रेडिशन के साथ में अफगानिस्तान और भारत का एक रिश्ता बना हुआ है जी। तो इसके हिसाब से भारत ने अभी भी उनके राशन की बात हो या दवाइयों की हो, वो खेप गई है। कई बार अफगानिस्तान की जो हालत है, वो लोगों में जो त्रासदी है, लोगों की जो परेशानी है, उसके कारण भारत ने अभी मदद की है, लेकिन ऐसा कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। तो इसके कारण वहाँ जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो प्रोजेक्ट रुके पड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं निखिल कि जो अफगानिस्तान की पहली संसद है, उसका निर्माण भारत ने ही कराया था। कम से कम वहाँ जो अभी ये अफगानिस्तान में तालिबान के प्रवक्ता ने जो बात सहतूत डैम की बात कही है, वो काबुल की आप कह सकते हैं कि एक लाइफलाइन होने वाली थी, जिस लाइफलाइन को भारत ने वहां बनाया था। तो ऐसे दर्जनों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अधूरे हैं। 30 से 40 हजार करोड़ के ये सारे प्रोजेक्ट हैं जो भारत ने वहाँ पे लगभग काम शुरू किया था। तो अफगानिस्तान चाहता है इस बात की, तालिबान निजाम कि कम से कम भारत उस सारे प्रोजेक्ट को पूरा करे जो वहाँ के लोगों की ज़िंदगी आसान हो। लेकिन दूसरी तरफ हो क्या रहा है, आप ये देखिए कि पाकिस्तान में जो अभी की सियासत है, FATF का जो शिकंजा कसा पाकिस्तान में, उसके बाद सारे जो मिलिटेंट आउटफिट को लगभग वो पल्लू झाड़ना शुरू किया था पाकिस्तान और पाकिस्तान के ISI ने। तो अब उनका ये है कि दुनिया में इंप्रेशन बनाना है कि आतंकवाद के फंडिंग में पाकिस्तान की हुकूमत का कोई बड़ा रोल दिखता नहीं हो, या कम से कम वो परसेप्शन इसे बना रहे हैं। तो इसलिए लश्कर के सारे आतंकी संगठन या जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी हैं, उनको एक पनाह मिल रहा है, ऐसा दावा उन्होंने किया है। और इस दावे में सच्चाई ये है निखिल की सबसे बड़ी बात समझने में की बात ये है कि ये मॉड्यूल कहाँ से बना था। तो आप ये देखिए कि ISI ने उसी स्कूल से, उसी मदरसे के ट्रेंड जो तालिबान है, उसी मदरसे के ट्रेंड वो जैश ए मोहम्मद के लोग हैं, उसी मदरसे के ट्रेंड वो लश्कर ए तैयबा है। मतलब उनकी एक फिलॉसफी है जो विचारधारा उनको एक तरह से संगठित करता है। तो ऑब्वियसली अगर आप वहां पे तालिबान का निजाम है, तो उनका एक पर्सनल हक बन जाता है कि उसको टेरिटरी को अपने पनाहगाह के रूप में ले, और ये पनाहगाह के रूप में एक स्वाभाविक रूप से उनको मिला है। दूसरा तर्क इसके पीछे ये भी है कि आप देखिए, जब IC-814 का जो प्लेन का हाईजैक हुआ था, तो वो तालिबान का उसी निजाम के साथ सामने पहले वो प्लेन को ले जाया गया था, क्योंकि उन्हें पता था तालिबान और पाकिस्तान के सारे लोग विनोद जी, तालिबान और पाकिस्तान जो है आतंक के गढ़ के रूप में अब चिन्हित है, और कम से कम हम सभी लोग इस बात को जानते समझते हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में आर्थिक स्थितियां बुरी हैं और बिल्कुल अपने बेहाल दौर से गुजर रहा है, उसके बावजूद जो ये अभी उसका जो राग है, या जो उसकी ये कहना चाहिए कि जो उसकी पॉलिसी के तौर पर टेरर उसकी एक पॉलिसी है, उसको छोड़ नहीं पा रहा है, कहां पहुंचेगा पाकिस्तान? निखिल, देखिए, दिक्कत ये है कि जो अभी आप मिलिटेंसी और टेररिज्म जो है, जो पाकिस्तान का अपना एक फॉरेन पॉलिसी रहा है। अब आप ये देखते हैं कि ये इस दौर की बात नहीं है पाकिस्तान की, वो जियाउल हक के ज़माने से है। जब उसकी पॉलिसी, जब उसने 3 जंग जो है भारत से हारा, तो उसने डायरेक्ट वार के बदले में ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स की पॉलिसी बनाई थी, और उसी ब्लीडिंग इंडिया 1000 कट्स का जो ये पॉलिसी था, उसमें ये टेरर के ऑर्गेनाइजेशन खड़े किए गए थे। इसीलिए इसके लिए ही सारे मदरसों को फंडिंग किया गया था, उनको एक तरह से एक बनाया गया था, आर्मी का एक विंग बना के उसको खड़ा किया गया था, जिसको ISI संचालित करते थे। वो दौर पुराना
गाना है जिस दौर में तालिबान भी जो है वो सारे पाकिस्तान में ट्रेंड हुए थे, वो वही स्कूल है, उनका ये फंडामेंटल जो है वो मिलता जुलता है। जी, तो जी, इसलिए ये कनेक्शन जो है, इस कनेक्शन को अभी पाकिस्तान को की मजबूरी है, आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, उसे इंटरनेशनल लोन चाहिए, इंटरनेशनल मदद चाहिए, और हर मदद के पीछे अब FATF खड़ा है अपना, इसको लेके कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकी संगठनों को फंडिंग करता है। अब दुनिया में कहीं भी टेररिज्म है, दुनिया में कहीं भी इस तरह की घटना होती है तो उसका कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान से जुड़ता है। तो ये सिर्फ भारत पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये टेररिज्म पूरी दुनिया के लिए एक खबरदार करने की घटना होती है। तो इसलिए सारी दुनिया ने ये FATF का एक बड़ा अंकुश पाकिस्तान जी बिल्कुल, ये पूरे दुनिया के लिए खबरदार करने की बात होती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विनोद मिश्रा। बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो रामपुर से मैनपुरी तक सियासी पारा गर्म है। बड़बोले सपा नेता आजम खान अपने बिगड़े बोल के कारण फिर मुश्किलें में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। रामपुर की चुनावी सभा में जो उन्होंने दावा किया था उस पर अब वहां पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं लखनऊ से। रामेंद्र, ये देखने में आता है कि ये इसको किस तरह से समझा जाए कि जिस सियासी बोल की वजह से, जिस अपने नफरती भाषण की वजह से आजम खान को अपना विधानसभा की सदस्यता भी खोनी पड़ी, वो आखिर उससे अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं और दोबारा एक और मुकदमा ले लिया उन्होंने। देखिए निखिल, आजम खान ये नहीं समझ पाते हैं कि वो दौर बदल गया है जब उनकी बहुत पूंछ और पहुंच हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो कृत्य करते हैं उनका दंड उसको मिल जाता है। दूसरा क्या है कि आजम खान को ये समझना चाहिए जो डायलॉग बोलते हैं ये फिल्मी दुनिया नहीं है, राजनीतिक नेतृत्व में नेता हैं वो, और उसका इम्पैक्ट समाज पर पड़ता है। महिलाओं ने जाकर के ये मुकदमा लिखाया है कि जो बात उन्होंने कही वो उचित नहीं है और किसी महिला के सम्मान को उन्होंने ठेस पहुंचाया है। तो कई गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, उसमें कई गंभीर धाराएं हैं। तो ये चुनौती लगातार आजम खान से खिलाफ बनी हुई है, लेकिन आजम खान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं, इसलिए लगातार उसमें घिरते जा रहे हैं। चाहे आजम खान हो चाहे अखिलेश यादव ने जिस तरीके का बयान दिया कि हमारी सत्ताएं आएंगी, वक्त बदलेगा, वक्त बदला है तभी तो परिस्थितियां आई हैं। वक्त तो तब भी था ना, जो कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर की फाइल हमारी टेबल पर आई थी। तो आप जो परिस्थितियां देख रहे हैं ये फ्रस्ट्रेशन है, ये बेसिकली जो हार की हताशा है वो पहले से इनके चेहरों पर दिख रही है निखिल, जो बयान दे रहे हैं लोग। जी निश्चित तौर पर। तो ये किस तरह से इसका चुनावी प्रभाव पड़ सकता है, ये भी बहुत संक्षेप में, समय हमारे पास समाप्त हो गया है रामेंद्र। बिल्कुल, देखिए चुनावी इस पर बड़ा चुनाव का प्रभाव पड़ेगा और चुनाव ऑलरेडी ये लोग जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि जो समाज में जो भाषा है उसको स्वीकार कर रहे होते तो आजम खान की स्थिति न होती। तो जाहिर है इसका प्रभाव चुनाव में पड़ेगा और उसका नुकसान भी समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है निखिल। बिल्कुल, चलिए, तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो भाषा है वो शायद जनता भी पसंद नहीं करती। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए रामेंद्र। और अब वक्त है देश हित का। कहा जाता है कि मानव सभ्यता की मानवता इस बात पर निर्भर करती है कि वो जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। पुडुचेरी में एक हाथी के अंतिम संस्कार में हजारों लोगों ने भाग लिया और हाथी को हृदय विदारक विदाई दी। आपको छोड़ जाते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ। आप देखिए और सोचिए, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।